नमस्कार स्टूडेंट्स। एनएसक्यू ऑफ लेवल 2 ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच। आज हम क्लच के सिद्धांत को समझेंगे कि क्लच किस प्रकार से काम करती है और फिर आपको वीडियो के जरिए बिल्कुल इसको क्लियर कर देंगे। आपको ध्यान से सुनना और देखना है। एक घर्षण क्लच के सिद्धांत को नीचे चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है कि भाई जो ये नीचे चित्र दिया है इसके ज़रिए हम आपको आज समझाने की कोशिश करते हैं। मान ले शाफ्ट ए और डिस्क सी। तो यहाँ पर नीचे देखिए आप, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखेंगे शाफ्ट ए क्या है, ये अपनी जो क्रैंक शाफ्ट जो इंजन के अंदर मूवमेंट करती है उसको बताया गया है। और डिस्क सी क्या है, यहाँ पे जो फ्लाई व्हील है उसके बारे में यहाँ उसको जो है दर्शाने के लिए सी से दर्शाया गया है। फिर है गति एन आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट घूमती है कि भाई उसको जो रोटेशन करती है, घूमता है फ्लाई व्हील, क्रैंक शाफ्ट घूमती है, उसको इसने आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है इसने एन से उसको शो किया है, यानी कि एक मिनट में कितने चक्कर काटता है उसको हम आरपीएम बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, के भाई एक मिनट में कितने चक्कर काटता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरपीएम का मतलब क्या होता है, तो आपको बता देना है आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आगे देखेंगे शाफ्ट बी क्या है, ये गियर की मेन शाफ्ट होती है, गियर बॉक्स की, जिसके ऊपर क्लच प्लेट लगाई जाती है। तो उसने डिस्क डी क्या है, क्लच प्लेट आपस में बंधित हैं कि भैया आपस में जुड़े हुए हैं और स्थिर हैं, मतलब कि एक जगह पे रुके हुए हैं जो घूम नहीं रहे हैं। आरंभ में क्लच संलग्न नहीं है कि भाई जो स्टार्टिंग में जो पहला चित्र दिखाया गया है इसके अंदर क्लच इंगेज नहीं है। इंगेज का मतलब जुड़ी हुई नहीं है, जिसका हम बोलते हैं बी और डी। ये क्या है, क्लच प्लेट और जो है गियर की मेन शाफ्ट होती है गियर बॉक्स की। अब डिस्क डी पर अक्षीय बल यानी कि डब्लू लगाएंगे कि भाई इसके ऊपर जो है ना हम अक्षीय बल लगाएंगे, कि इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर इसको दबाने के लिए। तो हम उसको किससे नोटिफाई किया गया है, डब्लू से। तो आगे देखेंगे ताकि डिस्क ए डिस्क सी के संपर्क में आ जाए। तो हमने जब इसके ऊपर बल लगाया डिस्क डी के ऊपर, तो ये किसके संपर्क में आएगी, फ्लाई व्हील, जिसको हमने सी से नोटिफाई किया है, संपर्क में आ जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। डिस्क सी और डिस्क डी बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो भाई ये जो क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील है, तो इनके बीच में आपस में रगड़, घर्षण का मतलब रगड़ स्टार्ट हो जाती है। कोई भी घूमने वाली चीज़ है, जब आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर घर्षण स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फलस्वरूप डिस्क घूमने लग जाएगी। डिस्क की गति उपलब्ध घर्षण बल पर निर्भर करती है कि भाई जब उसके साथ जो डिस्क मतलब के जो ये आपकी डी है, क्लच प्लेट है, उसके साथ फ्लाई व्हील के साथ जब चिपक जाएगी तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, घर्षण बल के ऊपर, कि वो कितना रगड़ खा रही है। कोई खुरदरी चीज़ है, मान लो किसी चीज़ के अंदर खुरदरापन है, तो वो ज़्यादा उसके साथ फ्रिक्शन करेगी। कोई चिकनी चीज़ है, जैसे मार्बल का फर्श है, भाई वो तो बिल्कुल चिकना होता है, वो उसके साथ रगड़ नहीं खाते कभी भी, आप देखते हैं ना भाग के फिसल जाते हैं। और जो नॉर्मल है, जहाँ पे आप जैसे सीमेंटेड फर्श है उस पर आप भाग के फिसलने की कोशिश करेंगे, नहीं फिसलेंगे, वहाँ पे आपकी क्या होगी, रगड़ ज़्यादा हो जाएगी, घर्षण ज़्यादा पैदा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है काम करती है कि जो जितना उसका घर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना उसके साथ रोटेट करेगी, कितना उसके साथ अटैच होगी, तथा प्रयुक्त बल डब्लू के समानुपाती होगी। तो भाई जो लगाया गल उसके ऊपर जो हमने बल लगाया था वो उसी के समानुपाती, कि भाई उतना ही उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कितना उसके ऊपर फोर्स डाल के हमने उसके साथ चिपकाया है या उसके साथ लगाया है। यदि अक्षीय बल डब्लू के धीरे धीरे वृद्धि की जाए तो क्या होगा भाई, जैसे हमने जो क्लच प्लेट के ऊपर जो डब्लू अक्षीय बल लगाया था, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे हम उस बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, उसके साथ वो इंगेज हो जाएगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो डब्लू जो अक्षीय बल है वो उसकी वृद्धि की जाएगी, मतलब कि उसको बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। डिस्क डी की गति भी तदनुसार बढ़ जाएगी। जो हमारी डिस्क डी है, डिस्क डी का मतलब क्या है, जो हमारी क्लच प्लेट है, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसकी गति भी बढ़ने लग जाएगी।
गति बढ़ने पर एक ऐसा चरण आएगा जब डिस्क डी की गति डिस्क सी के समान हो जाएगी। तो भाई लास्ट में जब उसके साथ वो रगड़ खा रही है तो फाइनल क्या होगा, फाइनली उसका रिजल्ट क्या आएगा कि भाई जैसे जैसे उसके साथ रगड़ खाई तो वैसे वैसे उसकी क्या है, गति फ्लाई व्हील जितनी ही हो जाएगी, जितना फ्लाई व्हील घूम रहा है उतनी क्लच प्लेट घूमना स्टार्ट कर देगी जिसके साथ वो अटैच है। तो ऐसी स्थिति में क्लच को पूरी तरह से संलग्न कहा जाए यदि, तो भाई ये एक फॉर्मूला बता रहा है। W क्या है वो आपको बताया था, अक्षीय बल है जो उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है। T संप्रेषित आघूर्ण टार्क है, T का मतलब जो टॉर्क है कि भाई वो कितना बल आगे से आ रहा है उसके अंदर से। R क्या है, घर्षण सतह की प्रभावी औसत त्रिज्या कि भाई वो कितने उसके ऊपर रेडियस के ऊपर उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डाल रहा है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा T बराबर है UWR, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले जो है थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर्षण क्लच द्वारा संप्रेषित आघूर्ण 3 कारकों पर निर्भर करता है कि भाई जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो 3 चीज़ों के ऊपर से इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी U, W और R। इसका अभिप्राय है कि किसी भी या सभी उपरोक्त कारकों में वृद्धि से आघूर्ण की राशि भी बढ़ जाएगी और एक क्लच संप्रेषित कर सकता है, तथापि इनमें प्रत्येक परिस्थिति में कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि भाई ये 3 चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी, उसके ऊपर कि कितना फोर्स आगे उसके ऊपर लगाया है, कितना वो आगे उसके साथ घर्षण कर रहा है, ठीक है, कितना उसका टॉर्क है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है पावर को आगे ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्लच प्लेट का जो है आपका प्रिंसिपल है जो आपको याद करना है और फाइनल एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली जो उसका वो आपने अभी ऊपर पहले देखा है कि भाई डिस्क ए, डिस्क बी, डिस्क सी, डिस्क डी, तो आपको ऐसे ही चित्र बना के उसको मेंशन कर देना फाइनल एग्जाम्स के अंदर, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। यह 6 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको जो है याद करना है, लिखना है और पूर्ण रूप से तैयार करना है इसको। अब मैं आपको इसको जो एक वीडियो के जरिए इसकी जो क्लियर आपको समझाया जाएगा कि क्लच प्लेट किस प्रकार से वर्किंग करती है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो के जरिए कैसे वर्क करता है ये सब। इंटरनल कंबशन इंजन्स जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि उस पर से लोड हटा दिया जाए। इसके अलावा यदि पावर इंजन से सीधे पहियों तक चली जाए तो हो सकता है कि इंजन लोड न ले पाए और बंद हो जाए। दूसरी ओर अगर इंजन पर्याप्त पावर पैदा करता है तो गाड़ी अचानक से चल पड़ेगी, जिससे लोगों को असुविधा या नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इंजन को पहियों से धीरे से जोड़ा जाए। इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां होती हैं जिसमें हम इंजन को पहियों से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, जैसे कि जब हमें ब्रेक लगाना हो या जब गाड़ी ढलान पर हो। इसके अलावा गियर्स बदलने के लिए भी इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ज़रूरत पड़ने पर इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी में क्लच पैडल दबाने पर कैसे एक क्लच इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर गाड़ी के इंजन में बनती है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट घूमता है और क्रैंकशाफ्ट से पावर क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट होती है। इसके बाद यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल से होते हुए पहियों तक पहुंचती है। क्लच फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है और जब भी क्लच पैडल दबाया जाता है यह इंजन को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है और इसलिए पावर गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचती है। अब गियर्स आसानी से बदले जा सकते हैं क्योंकि इस अवस्था में गियर्स फ्रीली घूम रहे होते हैं और गियर्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। एक क्लच में एक फ्लाईव्हील होता है जो सीधे क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है और इसलिए जब इंजन चल रहा होगा तब फ्लाईव्हील भी घूमेगा।
इसके बाद एक क्लच प्लेट होती है जो कि स्टील से बनी होती है और इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। क्लच प्लेट एक स्प्लाइन शाफ्ट पर लगी होती है और यह शाफ्ट पर आगे पीछे मूव कर सकती है। यह स्प्लाइन शाफ्ट गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट होता है और जब तक क्लच को डिसएंगेज नहीं कर दिया जाता है यह गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करता रहता है। मान लीजिए इंजन चल रहा है और इसलिए फ्लाईव्हील भी घूम रहा है। अब अगर क्लच प्लेट को थोड़ा एक्सियल फोर्स लगाकर फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच प्लेट घूमने लगेगी। जैसे जैसे एक्सियल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। जब फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब यह आपस में स्लिप नहीं करते और हम कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेज्ड है। क्लच के एंगेजमेंट के लिए यह एक्सियल फोर्स प्रेशर प्लेट द्वारा लगाया जाता है। प्रेशर प्लेट को स्ट्रैप प्लेट की मदद से लचीले ढंग से क्लच कवर द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ से रिट्रैक्टर क्लिप की मदद से डायफ्राम स्प्रिंग के बाहरी किनारों से जुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके बीच में एक छेद होता है और रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट्स बने होते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन इसके दोनों तरफ लगे दो वायर रिंग्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह वायर रिंग्स स्प्रिंग के बाहरी किनारे से थोड़ी ही दूरी पर लगे होते हैं और एक फलक्रम की तरह काम करते हैं। इसलिए जब स्प्रिंग के सेंटर में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है तो इसके बाहरी किनारे विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जब फोर्स हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग वापस पहले वाली स्थिति में चला जाता है। यह दो वायर रिंग्स रिवेट के द्वारा अपनी पोजीशन पर फिक्स किए जाते हैं और बदले में यह रिवेट क्लच कवर पर फिक्स होते हैं। क्योंकि प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग से जुड़ी हुई है यह स्प्रिंग के बाहरी किनारे के साथ मूव करती है। इस प्रेशर प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग और कवर की असेंबली को प्रेशर प्लेट असेंबली कहते हैं और ये फ्लाईव्हील से बोल्ट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इसलिए फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट असेंबली एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड से घूमते हैं। फ्री कंडीशन में डायफ्राम स्प्रिंग कोन शेप का होता है, लेकिन जब कवर को फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है तब यह लगभग फ्लैट शेप में आ जाता है और यह प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग फोर्स लगाने लगता है। इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर दबा देती है और क्लच प्लेट पर दोनों तरफ से दबाव के कारण इस पर दोनों तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और यह घूमती है। जब क्लच पैडल दबाया जाता है एक क्लच बियरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को अंदर की तरफ धकेलती है। इसकी वजह से स्प्रिंग का बाहरी किनारा और इसलिए प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ मूव करते हैं। इसलिए क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और यह फ्लाईव्हील से अलग हो जाती है। इसलिए अब क्लच प्लेट से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है और इंजन ट्रांसमिशन से अलग हो गया है। जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है
तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से वापस जुड़ जाती है और एक बार फिर से क्लच से पावर ट्रांसमिट होने लग जाती है। इंजन में फ्लक्चुएशन, अचानक से क्लच एंगेजमेंट या दूसरे किसी झटके का ट्रांसमिशन पर असर कम करने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्शनल स्प्रिंग दी जाती हैं। गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट स्प्लाइंड हब से जुड़ा होता है। वहीं रिटेनर प्लेट्स क्लच प्लेट पर फिक्स होती हैं। हब इन दोनों रिटेनर प्लेट्स के बीच में लगाया जाता है और कुछ हद तक घूम सकता है। टॉर्शनल स्प्रिंग को लगाने के लिए स्लॉट्स दिए जाते हैं। इस प्रकार जब क्लच एंगेज होता है तो क्लच प्लेट के घूमने के कारण पहले स्प्रिंग्स हब पर कंप्रेस होती हैं और फिर यह हब पर फोर्स लगाने लगती हैं, जिसके कारण हब घूमता है। और इस प्रकार पावर स्मूथली गियर बॉक्स को ट्रांसफर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।